नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कुछ दिन पहले एक बड़ा घोटाला हुआ था जिसमें कागज में कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर गबन किया गया था। ये घोटाला 1100 करोड़ रुपए का था और प्रदेश के लगभग हर जिले में नकली कंपनी बनाई गई थी। अब इस गबन के बारे में आबकारी और कराधान विभाग ने विस्तार से जानकारी दी है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टैक्स रिसर्च यूनिट के राज्य के 138 नए पंजीकृत करदाताओं को उनके संदिग्ध लेनदेन के लिए जीएसटी के तहत मार्क किया गया है। इन करदाताओं की पहचान टैक्स रिसर्च यूनिट की डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा की गई थी और इन संदिग्ध करदाताओं को विभाग के क्षेत्र कार्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन के अधीन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 138 मामलों में से 69 मामले फर्जी या फिर गैर मौजूद हैं। इन संस्थाओं के अभिलेखों के सत्यापन से पता चला है कि ये करदाता 1182 करोड़ रुपए की क्रेडिट राशि पर पास हुए थे। इन मामलों को संबंधित जिला कार्यालयों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कर अनुसंधान इकाई में एक समर्पित सेल नियमित अंतराल पर इन मामलों की प्रगति की निगरानी करेगा। बता दें कि अब तक 15 करदाताओं को विभाग द्वारा रद्द किया गया है, जबकि 28 लाख से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है और 31 करोड़ का क्रेडिट इन 69 करदाताओं का ब्लॉक कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि आगे उन लाभार्थियों की जांच की जा रही है जिनके द्वारा इन नकली या फिर गैर करदाताओं द्वारा क्रेडिट पारित किया गया था। तो ये बड़ी खबर, विभाग ने कई फर्जी कंपनीज पकड़ी हैं। 69 फर्म में 78 अरब से ज्यादा का घोटाला हुआ है। आबकारी और कराधान विभाग ने 28,54,000 से ज्यादा के गबन की बात कही है। विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। 2020 में इन फर्जी फर्म्स के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। कागज में कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर यह गबन किया जा रहा था। इन फर्म्स में ज्यादा का कारोबार दिखाया गया है। आबकारी और कराधान विभाग ने 28,54,000 से ज्यादा का यहां पर कारोबार दिखाया। विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। 2020 में इन फर्जी फर्म्स के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कागज में कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर यह गबन यहां पर किया जा रहा था। 78 अरब से ज्यादा का कारोबार दिखाया गया। आबकारी और कराधान विभाग ने 28,54,000 की रिकवरी की है। विपिन परमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विपिन, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह से एक नकेल कसने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया गया है, आबकारी विभाग के द्वारा ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है इसको एक्सपोज करने का काम किया गया है। फर्जी कंपनी बनाकर जो घोटाला कर रही थी उन कंपनियों को जो है विभाग के द्वारा जो है वो पकड़ा गया है। ऐसे में कागजों में 69 ऐसी कंपनियां, ऐसी फर्म जो है बनाई गई थी जिनके माध्यम से 78 अरब 65 लाख से अधिक का कारोबार दिखाकर जो है वो जीएसटी में घोटाला करने का काम जो है वो किया जा रहा था, जिसके बाद जो है आबकारी विभाग के आबकारी और कराधान विभाग जो है उसके द्वारा जो है वो कार्रवाई करते हुए जो है वो तकरीबन इन 69 फर्मों को जो है वो एक्सपोज करने का काम किया गया है। ये पकड़ में आई है और उसके बाद अगर बात करें तकरीबन 28,54,000 की रिकवरी जो है वो विभाग के द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ विभाग के द्वारा एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है और जून 2020 में इन जो फर्जी फर्मों का जो रजिस्ट्रेशन किया गया था उन्हें रद्द करने का काम जो है वो किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो फर्जी फर्म्स रद्द की गई हैं। 2020 में इनके रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। कागज में कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर यह गबन यहां पर चल रहा था। और फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां 2 विभागों की लापरवाही का फायदा टोल कलेक्शन की कंपनी उठा रही है। दरअसल फरीदाबाद और दिल्ली के बीच बने बदरपुर बॉर्डर पर वाहन चालकों से टोल के रूप में वसूली जाने वाली राशि पिछले 5 महीने से एनएचएआई को मिली ही नहीं, जबकि टोल पर लगातार कलेक्शन किया जा रहा है। एनएचएआई और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के बीच करार हुआ था कि हर रोज 9,20,000 रुपए टोल से देना है, लेकिन पिछले 5 महीने से एनएचएआई को कोई पैसा जमा ही नहीं करवाया गया। बावजूद इसके अभी तक निजी कंपनी द्वारा टोल कलेक्ट किया जा रहा है। जुलाई 2019 में दोनों कंपनीज के बीच एमओयू साइन हुआ था, जिसके मुताबिक एसडीएमसी को यह पैसा जमा करवाना था और इसी के चलते एनएचएआई के निजी कंपनी एमईपी को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अप्रैल से अब तक कोई पैसा एनएचएआई के खाते में नहीं गया है। टोल एसडीएमसी ऑपरेट कर रही है। उन्होंने एक संस्था लगाई हुई हो
वो उस संस्था के माध्यम से एसडीएमसी टोल अपना कमर्शियल टोल भी वसूल रही है और हमारा एनएचआई का जो रोड पे टोल लगता है वो भी चार्ज करके एनएचआई को रेमिट करती है। लेकिन लगातार टोल कलेक्शन हो रही है वाहन चालकों से, आप कीमत भी बढ़ा दी गई है, ऐसे में इतने दिनों से नहीं आना, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, जो एसडीएमसी है वो भी एक सरकारी संस्था है और उचित नियमों को फॉलो करते हुए उनको ये कार्य दिया गया है। टोल अभी उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी जवाबदेही है और वो टोल एनएचआई को मिल जाएगा, उसमें कोई डिस्प्यूट। यहाँ ये बात भी साफ है कि एनएचआई का लेन देन सीधे एसडीएमसी है, ना कि किसी एजेंसी से, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुंचाया गया। ऐसा भी नहीं है कि एनएचआई की तरफ से पैसा ना मांगा गया हो। एनएचआई ने चिट्ठी लिखकर पैसे मांगे थे, लेकिन जवाब में एसडीएमसी ने कह दिया कि एनएचआई खुद अपनी एजेंसी नियुक्त कर चुकी है। हालांकि एनएचआई ने अपनी तरफ से भी किसी एजेंसी को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त नहीं किया है। अब सवाल यह है कि जो पैसे निजी एजेंसी टोल के रूप में वसूल रही है वो किसके खाते में जा रहे हैं। टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के जो टोल प्लाजा है वहाँ कंपनी द्वारा, टोल एजेंसी द्वारा लोगों से, वाहन चालकों से टोल जरूर वसूला जा रहा है, लेकिन ये जो पैसा है वो कंपनी के खाते में ही है लगातार, क्योंकि एनएचआई की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया था, लेकिन जुलाई 2019 के बाद में ये कंपनी एमबीपी को दे दिया गया और इसके बाद में यहाँ से रोजाना पैसों का कलेक्शन किया जा रहा है। और एनएचआई और एसडीएमसी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बीच में 9,20,000 पर डे के हिसाब से पैसा देना था, लेकिन एमईपी कंपनी जो यहाँ एजेंसी नियुक्त की गई है उसकी तरफ से लगातार वाहन चालकों से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन वो जमा ना तो एसडीएमसी में किए जा रहे हैं और ना ही एनएचआई को दिए जा रहे हैं। अब तक लगातार पिछले, अगर अप्रैल से बात करें तो अब तक अगस्त तक कोई पैसा जमा नहीं किया गया और अब एसडीएमसी की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए। एनएचआई को पत्र लिख दिया गया है कि अब कोई भी एजेंसी वो अपनी तरफ से नियुक्त कर सकते हैं, उनकी तरफ से टोल प्लाजा को चलाना नहीं उचित लगता है उनको, और उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके साथ साथ अब एनएचआई के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पिछले लगातार 5 महीने से कोई भी अगर पैसा नहीं आया है, यानी कि 15 करोड़ रुपए के करीब एनएचआई का पैसा एसडीएमसी पर बकाया है और एसडीएमसी का पैसा जो ये टोल कंपनी है जो यहाँ बॉर्डर पर कलेक्ट कर रही है उस पर बकाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि एनएचआई अपने इस 15 करोड़ रुपए की रकम को किस तरह से वसूलती है, और सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही होता है कि उसके बावजूद भी अभी भी एमईपी मैप कंपनी इस टोल से पैसा लगातार वसूलती दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और गोलाचिका में बने केयर सेंटर को लेकर प्रशासन जो दावे कर रहा है उसकी पोल खुल गई है। यहां मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और सुविधाओं के नाम पर प्रशासन सरकार को ही धोखा दे रहा है। मरीजों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। मरीजों ने बताया कि दोपहर का बचा हुआ खाना उन्हें रात को दिया जाता है। जब मीडिया वहां पर पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी भी गायब मिले। आनन फानन में डॉक्टर और पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए और मीडिया के पहुंचने के बाद मरीजों को सुविधाएं दी गई। मीडिया के सामने अधिकारी मरीजों को समझाते हुए नजर आए और सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। मरीज बताते हैं कि ना तो उन्हें खाना दिया जा रहा है, ना ही बिजली पानी जैसी सुविधाएं ठीक से मिलती हैं, जिसके चलते परेशानी उठानी पड़ती है। खाना आपको खाना कह रहे हैं ताजा मिलता है, ताजा खाना आप बता रहे कि बासी खाना अपने आप आंखों से देख लो कि ये ताजा खाना है। यही तो हमको दोपहर को मिला था खाना, यही आ गया। किस तरह का खाना है आपको, किस तरह का खाना दिया गया है? रोटियों को तो देखने को भी दिल नहीं करता, आंखें भी नीचे सी रोती हैं। पानी बात की सब समस्या ठीक थी वहाँ पैलेस में, तो यहाँ तो पानी नहीं, लाइट अब आई है, जब के हम आए ना अब आई है लाइट। तो गोलाचिका में मरीजों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिजली पानी की सुविधाएं यहां पर नहीं दी जा रही है। रात का बचा हुआ खाना उन्हें सुबह दिया जाता है और वो बहुत सारी परेशानियां कोविड सेंटर्स में झेल रहे हैं। मीडिया वहां पर पहुंचा तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर डॉक्टर और पुलिसकर्मी पहले वहां से गायब दिखे, लेकिन उसके बाद आकर मरीजों को समझाते दिखे। गोलाचिका में कोविड सेंटर में मरीजों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और अब बात पलवल की मंडियों में कपास की आवक शुरू हो गई है। जिले में अभी तक 536 क्विंटल कपास की खरीद की जा चुकी है। मंडी के सुपरवाइजर ने बताया कि मंडी में नरमा कपास की खरीद अधिकतम मूल्य 4,350 रुपए प्रति क्विंटल है और न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने लोग स्टेपल कपास का समर्थन
मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मीडियम स्टेपल जो कपास है 5,515 रुपए प्रति क्विंटल उसका प्राइस रखा गया है। मंडी सुपरवाइजर ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वो कपास को सुखाकर मंडी में लेकर आएं ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। तो मंडियों में कपास की आवक शुरू हो गई है। अब तक 536 क्विंटल कपास मंडियों में खरीदी जा चुकी है। कपास खरीद का अधिकतम मूल्य 4,350 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है, वहीं न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल है। और पंचकुला से खबर, क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम ने हत्या के आरोपियों को फर्जी आईडी पर सिम देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी की पहचान फतेहाबाद निवासी कमल के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अमन ने बताया कि पिछले महीने सिसवा रोड पर गाड़ी में एक शव मिला था। साजिश के तहत कार सवार की हत्या की गई थी और उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि जांच के बाद यह खुलासा हुआ है कि हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हत्या के 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हत्या के आरोपियों को फेक आईडी पर सिम देने के आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। पंचकुला से खबर, हमारे यहाँ सिसवा रोड पिंजौर में एक मर्डर हुआ था गाड़ी के अंदर, तो एक्सीडेंट शो किया था उन्होंने, तो वो कॉन्स्पिरेसी के तहत मर्डर था एक। तो उसके अंदर हमने 5 पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसमें अब हमने जो उसको वारदात करने के लिए सिम प्रोवाइड किए थे, जिस दुकानदार ने फेक आईडी पे लोगों के नाम लेके और इनको वारदात करने के मोटिव से दिए थे, हमने उस कमल नाम के एक्यूज्ड को पकड़ा है, जिसके फतेहाबाद में पलक मोबाइल नाम से एक दुकान है। सर कहाँ से अरेस्ट किया और आज कोर्ट में पेश किया था, क्या हुआ है उसको? हमने फतेहाबाद से अरेस्ट किया था और 1 दिन का रिमांड लेके आज हमने इसको जुडिशियल करवाया है। तो फर्जी आईडी पर सिम देने पर शिकंजा कसा गया है। हत्या के आरोपी को फर्जी आईडी पर सिम दी गई थी। ये बड़ी खबर पंचकुला से आपको दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 ने आरोपी को फिलहाल पकड़ा है। गाड़ी में शव मिलने के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पंचकुला से खबर, फर्जी आईडी पर सिम देने पर शिकंजा कसा गया है। साजिशन हत्या को हादसा बताकर ये पूरी साजिश रची गई थी। हत्या के 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। और वहीं भिवानी में एक महिला ने जहर खाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति, सास और ननद द्वारा धोखाधड़ी से उनका घर बेचने और उसे घर से निकालने से परेशान थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 13 निवासी अर्चना की 15 साल पहले शादी हुई थी। पिछले 1.5 से 2 साल से अर्चना को उसके ससुराल पक्ष के लोग तंग कर रहे थे, जिससे परेशान होकर अर्चना ने जहर खाकर जान दे दी। जब तक इसका ससुर जी है बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी से व्यतीत कर रहे थे अपना टाइम, वो 1-1.5 साल गुजर गया। उसके बाद से इसके साथ ये घटनाएं घटनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर इनको बेदखल कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने इसको जो सेक्टर 13 कोठी थी, इसको इसी सास और ननदों ने मिलके इसको बेचना निकाल दिया। इस विद्रोह में इसने केस पुटअप कर दिया बच्चे अर्चना ने कि मैं इसको कोठी को मैं नहीं बेचने दूंगी। इससे परेशान आके इसके पास कोई आर्थिक तंगी से जूझते हुए इसने कल सुसाइड कर लिया। इसकी माता जी और इसके ताऊ जी के लड़के हैं, उन्होंने बयान दिया है कि इसकी सास और ननदें इसको परेशान कर रही थी। जो घर था सेक्टर 13 में, वो पहले तो इसकी बच्चियों के नाम करवा दिया था, फिर बाद में ननदों ने बोल के वो अपने वसीयतनामा तड़वा के अपने नाम करवा लिया और घर से इसको निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिस कारण इसने तंग आकर और गुरुग्राम से खबर, जहां एक बार फिर से गोली चली है। बदमाशों ने अशोका वाइन में काम करने वाले 2 युवकों को गोली मार दी। दोनों युवक जाटोली हेली मंडी में शराब के ठेके पर काम करते थे और बुधवार रात जब वो बाइक पर थे तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवकों को गोली किसने और क्यों मारी, इसका भी पता नहीं चल पाया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और गुरुग्राम में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है। सुशांत लोक डी ब्लॉक में झुग्गी डालकर रहने वाला परिवार आग की चपेट में आ गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है, जिसमें 3 साल की बच्ची समेत लोग झुलस गए हैं। तीनों की हालत गंभीर है, जिन्हें दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया है। ये परिवार यूपी के मैनपुरी का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही सुशांत लोक के डी ब्लॉक में झुग्गी डालकर रहता था।
सुशांत लोक के डी ब्लॉक में झुग्गी में आग लगी है। देखिए तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां 3 साल की बच्ची और 3 लोग इस हादसे में झुलस गए हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के रहने वाला था ये परिवार और इस वक्त तीनों ही लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जिस झुग्गी में आग लगी है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस आग में झुलसने से 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। और चलिए फिलहाल नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए।